हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी कोचिंग में। तो सभी बच्चे आके जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विंध्याचल, अजय कुमार, आशीष कुमार, अमित कुमार प्रजापति, अरुण कुमार, अजय कुमार यादव, सुरेंद्र यादव, कृष्णा वर्मा, मरियम फातिमा, अमित कुमार, बलवंत चौधरी, मनीष मिश्रा, टेक4जियो, इंद्रजीत। और जल्दी से लोग आ जाओ तो स्टार्ट की जाए क्लास। तो कल हम लोगों ने बेसिक चर्चा की थी। कल हम लोगों ने एटॉमिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बस एटॉमिक स्ट्रक्चर समझा था। तो जब तक सारे बच्चे जुड़ेंगे तब तक हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। जो कल के क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे वो जल्दी से हम आपसे पूछने वाले हैं। बेटा जल्दी बताना शुरू करो, फास्ट। ठीक है, पूछना शुरू करें जल्दी से। तो बताओ भाई, सभी लोग तैयार हो जाओ, दिमाग खोल लो अपना। तैयार हो गए? रेडी हो गए सब लोग? तो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें। स्टार्ट किया जाए बेटा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो परमाणु है ना, ये जो परमाणु है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन परमाणु पूछ रहे हैं बेटा आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप बताइए कि ये जो परमाणु है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी होती है? ये जो परमाणु है इसकी त्रिज्या कितनी होती है? जो होशियार है थोड़ा सा वो बताने की कोशिश करें। जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है? सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन बम, अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अगला क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अगला क्वेश्चन, पाई मेसान की खोज किसने की थी? जल्दी बताओ बेटा, ठीक है, जल्दी बताओ। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बिल्कुल सही है, शाक की बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। शिवम 10 की पावर 14, अच्छा 10 की पावर 15। परमाणु की त्रिज्या पूछ रहे हैं, नाभिक की त्रिज्या नहीं पूछ रहे हैं। हम आपसे परमाणु की त्रिज्या पूछ रहे हैं, रेडियस ऑफ एटम। परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी बताओ बेटा। परमाणु की त्रिज्या, ठीक है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत में कार्य करता है? सेकंड का न्यूक्लियर फ्यूजन बताया लोगों ने, बिल्कुल सही है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन बता रहे हैं लोग, बिल्कुल सही है। अगला, पाई मेसान की खोज किसने की है? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। पाई मेसान की खोज किसने की है? पाई मेसान, स्पीड से सोचना शुरू करो और बताना शुरू करो जल्दी से। पाई मेसान की खोज किसने की है? पाई मेसान, युकावा, बिल्कुल सही है। पाई मेसान की खोज किसने की है? युकावा, बिल्कुल सही है। आगे बताओ, आगे बताया जाए, ठीक है। तो मैं बताना शुरू करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है ना। ये जल्दी से क्वेश्चन आप बताएंगे, है ना। हमने इसको छोड़ा था, हमने परमाणु त्रिज्या नहीं बताई थी आपको, तो आप भी हमें जरा बताइए जल्दी से। अगला, हाइड्रोजन बम को तो बताया ही था। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर, न्यूक्लियर फ्यूजन पर, है ना। आज हम लोग गहन चर्चा करेंगे, ये बेसिक चीजें थी सारी। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आंसर है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। अगला, पाई मेसान की खोज किसने की थी? एक जापानी व्यक्ति था, इसका नाम क्या था? युकावा। क्या नाम था? युकावा। अब आपको बताना है पाई मेसान का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है? पाई मेसान का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है और यह कितने समय के लिए बनता है? ये अगला क्वेश्चन है। पाई मेसान में बताइए। पाई मेसान की खोज युकावा ने की, बिल्कुल सही है ना। अब पाई मेसान का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितने गुने होता है और ये कितने समय के लिए बनता है? ठीक है, बिल्कुल सही। अविनाश प्रताप सिंह का आंसर आ रहा है। पाई मेसान की खोज 1935 में हुई थी, बेटा बिल्कुल सही है। और 1935 के अधिनियम पर भारतीय संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, बिल्कुल सही। किसका आंसर आया? सर्वेश का, बसंत का, रवि का, विनीत, अमित कुमार प्रजापति, देवेंद्र, अंकित कुमार, शिवेंद्र राज, बिल्कुल सबका आंसर सही है। प्रियंका कुमारी, हाँ बिल्कुल सही है, 270 गुना।
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का कितने गुना होता है, तो आंसर है 270 गुना होता है। कितने समय के लिए बनता है, किसी का आंसर आया है, मनीष का आंसर सबसे पहले आया है, आंसर है 10⁻⁸ सेकेंड, आंसर है 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड। अगला क्वेश्चन, फोटॉन थ्योरी किसकी है? सबसे पहले हमको ये बताइए कि फोटॉन होते क्या हैं। सबसे पहले हमको ये बताओ फोटॉन होते क्या है, कल हमने बताया था। सबसे पहले आप हमको ये बताएंगे कि व्हाट इज फोटॉन। सबसे पहले आप हमको ये बताएंगे कि फोटॉन आखिर होता क्या है। NGK अमन, ये 17 मिनट नहीं बेटा, 17 मिनट तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर कि फोटॉन सिद्धांत, जल्दी बताओ फोटॉन सिद्धांत किसने दिया है और फोटॉन होता क्या है। नहीं बता पा रहे हैं बच्चे, काफी टाइम ले रहे हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, याद आया, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम लोग फोटॉन कहते हैं। और जो फोटॉन थ्योरी है ये किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। ये फोटॉन थ्योरी किसने दी थी, आइंस्टीन ने दी थी। लेकिन फोटॉन का नामकरण गिलबर्ट इल्विस ने किया था, गिलबर्ट इल्विस ने किया था। तो जो फोटॉन थ्योरी है, ठीक है, वो किसने दी है, 1905 के बाद में किसने दी है, आइंस्टीन ने दी है। नहीं, फोटॉन का जो नामकरण है किसने किया है, गिलबर्ट एल्विस ने किया है। गिलबर्ट, हाँ अब आगे लोगों का आंसर, गिलबर्ट एल्विस ने किया है। चलिए पाई में आसान हो गया। अब हमको ये बताओ जल्दी से, जल्दी बेटा जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर बताना शुरू करो। अब जल्दी से हमको आप ये बताओ कि अगर लिखा हुआ है 20 CA 40, अगर ये लिखा है 20 CA 40, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। 20 कैल्शियम 40 लिखा हुआ है, 20 कैल्शियम 40 लिखा हुआ है। जल्दी से इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, ये बताइए जल्दी से, स्पीड से बताओ बेटा, ठीक है। अगर ये बता लेते हो, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की ये बताओ, प्रोटॉन की खोज किसने की ये बताओ, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, है ना, ये भी बताओ। थोड़ा स्पीड से रहो। बता रहे बच्चे, आकांक्षा भदौरिया का आया प्रोटॉन है 20, दीपक प्रजापति इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 20 20 20 है, सब कुछ 20 होगा। देखते हैं भाई ऐसा होता है क्या। देखो भाई, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे वाला होता है ना, परमाणु क्रमांक वाला, तो प्रोटॉन भी उतना ही होगा 20। अच्छा 40 में से 20 गया, फिर से 20, अरे वाह। तो इलेक्ट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20, बिल्कुल सही। कल की क्लास आपको रिकॉल हो गई होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको निकालना आ गया। अब जल्दी से हमको बताओ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, हाँ पूरा एक साथ बताया करिए, बिल्कुल सही। NGK बसंत कुमार, पंकज, मोहम्मद अहमद अंसारी, ब्रजेश। हाँ क्या आंसर है, इसका आंसर है JJ टॉमसन, इसका आंसर है JJ टॉमसन, इसका आंसर है गोल्डस्टीन, इसका आंसर है गोल्डस्टीन, और इसका आंसर है रदरफोर्ड, इसका आंसर है रदरफोर्ड, इसका आंसर है जेम्स चैडविक। क्या आंसर है, जेम्स चैडविक, ठीक है ना। और इस प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था, तो प्रोटॉन का नामकरण किया था किसने, रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश होता है, ये सब बातें हुई थी। कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 है कि नहीं। इसका कितना होगा, +1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है ना। और इस पर कोई आवेश नहीं होता, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.31 × 10⁻⁻31 है ना। और प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27, और इसका भी कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻27। क्लियर है। चलिए, तो ये इसके द्रव्यमान हो गए और ये सब चीजें हो गई। तो हमको जल्दी से आपको ये बताना है, अब हमको जल्दी से ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है,
ठीक है ना। तो अब बताओ कि हम लोग पॉजिट्रॉन पर थोड़ी सी बात करेंगे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, जल्दी बताओ हमको, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, जल्दी बताओ, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, पॉजिट्रॉन की खोज जल्दी बताओ। आगे आंसर सुरेंद्र यादव का सबसे पहले आंसर आया है। पॉजिट्रॉन की खोज की है एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन की खोज की है एंडरसन ने, है ना। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं इसे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। सब क्लियर हो गया। तो कल की क्लास पूरी रिकॉल हो गई आप लोगों को। तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए, आज की क्लास स्टार्ट की जाए। डन, वेरी गुड। 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। बेटा अब वापस आ जाओ, हमने कल आपको क्या बताया था, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या बताया था, आराम समझिएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। क्या बताया था, ना तो ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ना तो ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है और ना ही ऊर्जा नष्ट हो सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इतनी बात समझ में आई, वेरी गुड। अगला क्या था, 1905 से पहले, 1905 से पहले, है ना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कहा था कि हम लोग मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मास को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन आगे चलकर आइंस्टीन ने ये चीज प्रूफ करके दिखा दी कि E बराबर mc², ये बताया था हमने आपको। अब इस E बराबर mc² से कितने संबंध थे, है ना, एक प्रोसेस थी नाभिकीय विखंडन और एक प्रोसेस थी नाभिकीय संलयन। तो ये दो प्रोसेस हैं, तो दो प्रोसेस हमने आपको बताए थे, एक था न्यूक्लियर फिजन और एक था न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना। तो ये है फिजन, ये है फिजन और ये है फ्यूजन, ठीक है। तो एक है नाभिकीय विखंडन और एक है नाभिकीय संलयन। तो जल्दी से हमने आपसे पूछा था कि बताइए नाभिकीय विखंडन कल हमने आपको करके बताया था, है कि नहीं। तो नाभिकीय विखंडन पर क्या आधारित था, परमाणु बम आधारित था। तो नाभिकीय विखंडन से क्या बनता है बेटा, परमाणु बम बनता है। और इससे नाभिकीय संलयन से क्या बनता है, तो हाइड्रोजन बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है। क्लियर है। चलो अब इस परमाणु बम को सबसे पहले, इस परमाणु बम को सबसे पहले किसने बनाया, इस परमाणु बम को सबसे पहले किसने बनाया, तो 1945 में ओपेनहीमर ने सबसे पहला परमाणु बम बनाया था, ठीक है ना। तो 1945 में ओपेनहीमर ने रॉबर्ट ओपेनहीमर ने सबसे पहला एटम बम बनाया था, जबकि सबसे पहला हाइड्रोजन बम 1952 में एडवर्ड टेलर ने बनाया था, एडवर्ड टेलर ने बनाया था। क्लियर है। तो हाइड्रोजन बम सर्वप्रथम 1952 में एडवर्ड टेलर ने बनाया था, जबकि परमाणु बम सबसे पहले 1945 में ओपेनहीमर ने बनाया था, ठीक है ना बेटा। तो अब हम जो बताने जा रहे हैं, अब यहाँ से आज की क्लास शुरू होती है, ये सब बातें हम लोग कल कर चुके थे, ठीक है ना। तो अब आज की क्लास शुरू होती है, सुनिए जरा सा। एक होती है चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया, एक होती है चेन रिएक्शन, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया। तो कल हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था जैसे मान लीजिए यूरेनियम का एक परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। तो हमें नाभिक चाहिए होता है ना, ये न्यूक्लियस चाहिए होता है। तो उसके ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। उसके ऊपर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो क्वेश्चन आप हमसे कल पूछ रहे थे, वो क्वेश्चन यहाँ पर हम आज कराने वाले हैं। समझ में आ गया। इसलिए हमने 3-4 लोगों के क्वेश्चन को छोड़ भी दिया था, इग्नोर भी कर दिया था, है ना। अब वो आप समझेंगे बेटा क्या, कि ये है यूरेनियम, है ना, और इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। अब इस नाभिक को प्राप्त करने के लिए पहले में इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए हम इसको किससे लड़ाई करवा देंगे, पॉजिट्रॉन से लड़ाई करवा देंगे, है कि नहीं। बताया था हमने आपको, किससे लड़ाई करवा देंगे, पॉजिट्रॉन से लड़ाई करवा देंगे, ठीक है ना। अब पॉजिट्रॉन से लड़ाई करवा देंगे तो इलेक्ट्रॉन और ये दोनों नष्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, न्यूट्रॉन बचेगा, है ना, हाँ सॉरी न्यूक्लियस बचेगा, नाभिक। अब इस नाभिक का हम क्या करेंगे, विखंडन करेंगे,
अब हम इस नाभिक का क्या करेंगे, विखंडन करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश चार्ज होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है ना। तो हम एक ऐसी चीज इस पर लगाएं, नाभिक पर एक ऐसी चीज लगाएं जिस पर कोई आवेश नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो हम लोग इस नाभिक पर किसकी बमबारी करवाएंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाएंगे, ठीक है ना। अब इस नाभिक को तोड़ने के लिए हम किसकी बमबारी करवाएंगे बेटा, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाएंगे। जब न्यूट्रॉन की बमबारी धड़ाधड़ करवाएंगे है ना, तब ये नाभिक टूटेगा, ठीक है ना। नाभिक टूटेगा तो एनर्जी हमको मिलेगी। लेकिन एक और बात समझिएगा, एक और बात समझेंगे कि ये जो सारी प्रक्रिया है, ये जो इतनी माइनर सी प्रक्रिया है, छोटी सी है ना। जैसे मान के चलो कि देखो ये मार्कर है, तो इसमें सबसे छोटा, इसका सबसे छोटा पार्टिकल है एटम। उस एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस, उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। तो बेटा ये जो चीज है, ठीक है, ये जो चीज है प्रक्रिया, तो ये इतनी बड़ी प्रक्रिया किसमें हो रही है, तो इतनी बड़ी प्रक्रिया साइक्लोट्रॉन में होती है। इतनी बड़ी प्रक्रिया किसमें होती है भैया, तो इतनी बड़ी प्रक्रिया साइक्लोट्रॉन के अंदर कराई जाती है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब आराम समझिएगा बेटा, कि हमने यहां पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई, मान लीजिए ये यूरेनियम का नाभिक था, मान लीजिए ये क्या था, यूरेनियम का नाभिक था। ये क्या था बेटा, यूरेनियम का न्यूक्लियस था। जब हमने इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई तो इसका एक परमाणु का नाभिक विखंडित हुआ। जब एक परमाणु का नाभिक विखंडित होता है ना, तो उससे जब एक परमाणु का नाभिक विखंडित होता है, सुनिएगा आराम से, जब एक परमाणु का नाभिक विखंडित होता है तो उससे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। उससे कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, है ना। तो हमने क्या किया था, पहले एक न्यूट्रॉन से लड़ा दिया इसको। जब एक न्यूट्रॉन से लड़ाया और जब एक परमाणु का विखंडन हुआ, आराम समझिएगा कि जब हमने न्यूट्रॉन लड़ाया, न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई है ना, और जब ये परमाणु का विखंडन हुआ तो परमाणु जब विखंडित होता है तो 3 नए न्यूट्रॉन निकालता है। अब ये 3 नए न्यूट्रॉन है, ये जो 3 नए न्यूट्रॉन है ना, ये 3 नए परमाणु का विखंडन करते हैं, ठीक है ना। अब 3 नए परमाणु के विखंडन करेंगे तो प्रत्येक परमाणु से फिर भी 3 निकलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि इसको मैं ऐसे समझाता हूं, जरा देखिएगा, देखना, ये था नाभिक, हमने इस पर न्यूट्रॉन लड़ा दिया। जब हमने इस पर न्यूट्रॉन लड़ा दिया, ठीक है ना, तो इसका विखंडन हो गया। इसका क्या हो गया, विखंडन हो गया, क्लियर है। जब विखंडन हो जाएगा तो इससे 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, इससे 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये जो 3 नए न्यूट्रॉन है, ये अगले तीन एटम को फोड़ेंगे। ये जो करेंगे, ये अगले 3 एटम को फोड़ेंगे, ठीक है ना। फिर इससे 3 निकलेगा, फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, समझ आ गया। फिर इसके बाद फिर 3 3 3 फिर 3 3 3 फिर 3 3 3 इस प्रकार से बटेगा, समझ में आ गया। मतलब कि जब हम एक न्यूट्रॉन इस पर लड़ाते हैं तो जब परमाणु का विखंडन होता है, जब इस एटम का विखंडन होता है तो 3 नए न्यूट्रॉन फिर से निकलते हैं और 3 नए न्यूट्रॉन फिर अगले 3 एटम को फोड़ते हैं, फिर उससे 3 निकलते हैं। फिर इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि 1 3 9 27 81 इस प्रकार से ये श्रेणी चलती है। और जब इतनी तेजी से परमाणुओं का विखंडन होगा, सोचिए कि एक नाभिक के विखंडन में हमें कितनी एनर्जी प्राप्त हो जाती है। हमने बताया था परमाणु के अगर एक नाभिक, यूरेनियम के नाभिक को अगर फोड़ देंगे तो मिनिमम हमको 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि 10 की पावर, हमने क्या करते हैं, लगभग 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस का इतना टेम्परेचर प्राप्त होता है। तो सोचिए जब इतना ज्यादा बमबारी करवाएंगे, इतने परमाणु का विखंडन होगा, तो इतने परमाणु के विखंडन में कितनी ज्यादा एनर्जी होगी। ये जो प्रोसेस है, ये इतनी तीव्र होती है, इतनी प्रचंड होती है कि आप कुछ सोच नहीं सकते, ठीक है ना। और अब जब ये ऐसे श्रृंखला बनती चली जाती है, 1 फिर 3 फिर 9 फिर 27 फिर 81 इस प्रकार से जब ये बनती चली जाती है, तो इसी को हम कहते हैं चेन रिएक्शन, इसी को हम कहते हैं श्रृंखला अभिक्रिया। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, श्रृंखला अभिक्रिया। तो आई होप आपको समझ में आया।
आई होप आपको समझ में आया कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, कि हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई एटम पर, ठीक है, एटम फूटा, फिर 3 नए न्यूट्रॉन बने, फिर उन 3 नए न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के अगले 3 एटम पकड़े, फिर 3 निकले, फिर उन्होंने अगले एटम पकड़े। इस प्रकार से यूरेनियम जो है उसके नाभिक फूटते चले जाते हैं और एनर्जी हमको मिलती चली जाती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है अगर आप उसको पकड़ लोगे तो आपका एटम बॉम्ब बन जाएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये है श्रृंखला अभिक्रिया। अब ये जो श्रृंखला अभिक्रिया है ये 2 भागों में बटी होती है, एक होती है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। हाँ बिल्कुल सही बेटा, चेन रिएक्शन यही है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला क्या बताएंगे हम आपको, जल्दी से देखिए जरा सा। अगली बात क्या है कि अब श्रृंखला अभिक्रिया हमने आपको बताई, श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है ना। अब इस श्रृंखला अभिक्रिया को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, है ना। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो श्रृंखला अभिक्रिया चल रही है उसको चलते चले जाने दीजिए और एनर्जी मिलती चले जाने दीजिए, एनर्जी मिलती चली जाएगी, हम उसको पकड़ते चले जाएंगे, है ना। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है परमाणु बम, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है परमाणु बम। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो एटम बॉम्ब है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, लेकिन नाभिकीय विखंडन में किस श्रृंखला पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर कार्य करता है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर कार्य करता है। अब दूसरी बात क्या होगी, दूसरी होगी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, इसे हम कहते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में हम लोग, है ना, क्या करेंगे, चीजों को, जो न्यूट्रॉन है उनको कंट्रोल करेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये एक एटम था, हमने ये एक न्यूक्लियस या एटम था, हमने इस पे न्यूट्रॉन लड़ाया, ठीक है ना। जब हमने इस पे न्यूट्रॉन लड़ाया तो अब भैया इससे क्या होगा, इससे 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, इससे क्या होंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना। अब यही 3 न्यूट्रॉन आगे बढ़ेंगे, अब यही 3 न्यूट्रॉन आगे बढ़ते नहीं है, बढ़ते हैं और अगले एटम को फोड़ते हैं, ये हमने आपको बताया था अभी ऊपर, है ना। लेकिन अब ये कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होगा कि जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे इनमें से हम 2 को रोक लेंगे, इनमें से हम 2 को रोक लेंगे, सिर्फ एक को ही आगे बढ़ाएंगे, समझ आ गया। और फिर जब निकलेंगे इससे 3, फिर से 2 रोक लेंगे, फिर एक आगे बढ़ाएंगे, फिर से 2 रोक लेंगे, फिर से एक आगे बढ़ाएंगे, फिर से 2 रोक लेंगे, फिर से एक आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत धीमा होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत धीमा होता है और नियंत्रित रूप से होता है। तो अब क्वेश्चन मन में आया कि सर ये बताइए कि हम लोग इस न्यूट्रॉन को रोकेंगे कैसे, कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना। तो इसकी 3 चीजें हैं, इसकी 3 चीजें हैं। जैसे मान के चलिए कि हम जब एटम फूट रहा था, जब एटम फूट रहा था, न्यूक्लियस फूट रहा था, तो इतनी ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हो रही थी, इतनी ज्यादा एनर्जी उत्पन्न हो रही थी कि अगर तुमसे एनर्जी बर्दाश्त नहीं हो पाती है तो तुम्हें कूलिंग एजेंट के रूप में आना चाहिए, है ना। एक कूलिंग एजेंट मतलब कि ऐसी चीज जो जब टेम्परेचर बढ़ गया हो तो उसको अच्छे से ठंडा किया जाए, है ना। तो अब कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में जरा देखते हैं होता क्या है। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन में होता क्या है, हुआ कुछ ऐसा कि अब हमें 2 न्यूट्रॉन रोकने हैं, है ना, तो नियंत्रण करना है ना। तो अब जो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है इससे बनता है एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु भट्टी, परमाणु भट्टी, एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाए, देखो बेटा अगर जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसको अगर कंट्रोल कर लोगे तो आपके एटॉमिक रिएक्टर बन जाएंगे, और कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका एटम बम बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, एटम बम बन जाएगा। अच्छा, अब इसको कंट्रोल कैसे करा जाता है ना। अब इन न्यूट्रॉनों को कंट्रोल कैसे करते हैं, तो एटॉमिक रिएक्टर में हम लोग न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण के रूप में कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं, कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग करेंगे।
मतलब कि अगर आप कैडमियम या बोरान की रॉड लगा दीजिए बीच बीच में, है ना, तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को कंट्रोल कर लेंगे, है ना, न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन आप चाहते हो न्यूट्रॉन बढ़े, एक न्यूट्रॉन जाए, फिर पीछे से दूसरा जाए, फिर पीछे से तीसरा जाए, इस प्रकार से जाए, मतलब कि जो प्रोसेस है ना, वो धीमी करना चाहते हो। तो प्रोसेस धीमी करने के लिए, है ना, मॉडरेटर के रूप में, ये तो कंट्रोलर था, ये क्या था, कंट्रोलर था। अगर आपसे कह दिया जाए मॉडरेटर के रूप में बताइए, है ना, मंदक के रूप में बताइए, ठीक है, तो अगर इसको तुम धीमी करना चाहते हो, ये प्रक्रिया अगर आप धीमी करना चाहते हो तो इसमें आप प्रयोग करोगे, है ना, ग्रेफाइट प्रयोग कर सकते हो, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग कर सकते हो, बेरिलियम ऑक्साइड प्रयोग कर सकते हो, ऑक्साइड प्रयोग कर सकते हो, या फिर भारी जल का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि इस ध्यान नहीं रहता है कि प्रोसेस धीमी हुई कि नहीं हुई, और प्रोसेस लगातार तेज होती चली जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, है ना, हमें कूलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करेंगे, मतलब कि शीतलक के रूप में किसको प्रयोग करेंगे, कूलिंग एजेंट, शीतलक के रूप में हम किसको प्रयोग करेंगे, तो शीतलक के रूप में आप कार्बन डाइऑक्साइड या सामान्य जल का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड या सामान्य जल, या फिर इसमें भी आप भारी जल का प्रयोग भी कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब आती है भारत की बारी। भारत में क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत के अधिकांश एटॉमिक रिएक्टर में, भारत के अधिकांश एटॉमिक रिएक्टर में मंदक के रूप में अधिकतर क्या प्रयोग किया जाता है। भारत के एटॉमिक रिएक्टर में, भारत के एटॉमिक रिएक्टर में अधिकतम मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर है अधिकांशतः भारी जल का प्रयोग किया जाता है। भा से भारत, भा से भारी जल। हम लोग तो भारी जल बहुत बना रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, उसको गुरु जल या हैवी वाटर के नाम से जाना जाता है। और हमने आपको बताया था हैवी वाटर क्या होता है, D2O, है कि नहीं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, इसको याद रखिएगा। क्या बताया हमने आपको, कंट्रोल चेन रिएक्शन में, कंट्रोल चेन रिएक्शन में बेटा देखो हम बताएं, हम आपको बहुत नॉर्मल कैटेगरी का ही पढ़ा कर निकल सकते हैं, ठीक है ना। ये इतना ज्यादा घुसने की हमें जरूरत नहीं थी कि हमने न्यूट्रॉन की बमबारी आपको बताई, है ना, और न्यूट्रॉन क्यों डालते हैं, न्यूट्रॉन से क्यों फोड़ते हैं ये बताया, है ना, फिर उसमें से 3 निकलते हैं, ये सब। वरना आगे जो और टीचर होते हैं, जो बहुत सारे टीचर होते हैं, वो धीमे से ऐसे बाईपास हो जाते हैं, ना तो ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, ना तो ऊर्जा नष्ट हो सकती है, E बराबर mc², और हाइड्रोजन बम सिद्धांत बेकार करता है, परमाणु बम सिद्धांत बेकार करता है, फिर धीमे से बंद कर देते हैं, बताते हैं परमाणु विद्युत ग्रह, और ये सब बता के निकल जाते हैं, है ना। कितने लोग आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं बेटा, कितने लोग आपको टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं और इस प्रकार से पढ़ाते हैं, है ना। तो जितना आप पढ़ रहे हो वो मोर देन सफिशिएंट है। और अगर आप बहुत बड़े और ज्ञाता बनना चाहते हो तो इसमें से और खोजबीन निकालो, है ना, कि अब ऐसा इसका क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, है ना। तो ऐसे खोजबीन निकालते रहो, ऐसे चीजें बढ़ती चली जाएंगी और आपको याद होता फिर नहीं पाएगा। क्लियर है। तो जितना है वो मोर देन सफिशिएंट है ना। आपने इतनी चीजें नहीं पढ़ी कभी भी, तो हम आपको बता रहे हैं ये सब एक आपने एक एक पढ़ा होगा, सब में आपने वन लाइनर से ऐसे पढ़ ली होगी, है कि नहीं। बस आप ये बताइए, आपको इतना याद करना है कि हमने कंट्रोल करने के लिए क्या किया, कंट्रोल करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में हम लोगों ने क्या किया, कैडमियम की छड़ लगाई और बोरान की छड़ लगाई, है ना। अगर यही कैडमियम आपके शरीर में चला जाए, अगर यही कैडमियम आपके शरीर में चला जाए तो आपको इटाई रोग हो जाएगा। अगर यही कैडमियम आपके शरीर में चला जाए तो आपको इटाई रोग हो जाएगा, तो आपको इटाई रोग हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बताते हैं हम आपको, जल्दी से देखिएगा कि जो आपका जो स्पेस वाला पार्ट था, स्पेस वाला पार्ट था, उस स्पेस वाले पार्ट में कुछ पार्ट हमने लिखा था और कुछ पार्ट कुछ सर ने लिखा था। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैंने लिखा था तो मैंने उसमें 3 ट्रांसपॉन्डर बताए थे, एक बताया था C, है ना, एक बताया था S, एक बताया था KU, ठीक है ना। तो ट्रांसपॉन्डर 2 भागों में बटे होते हैं, उनमें से एक ट्रांसपॉन्डर हमने नहीं लिखा था, ठीक है ना, कि हम सोचते थे इसको बाईपास कर जाए क्योंकि अभी न्यू जनरेशन का है, बहुत जल्दी में आया है, तो एक था KA, है ना, लेकिन हमने आपको बता दिया। तो ये क्या था, ये लो कैटेगरी के थे और ये क्या था, हाई कैटेगरी का था, ठीक है ना। अब उनमें से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सर ये पुरानी PDF है ना। बेटा PDF पुरानी नहीं है, हमारे पास कोई अपना नोट्स ही नहीं बना है, ठीक है, हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई आपको, क्लियर है। तो C और S क्या है,
लो कैटेगरी के थे, और के यू और के क्या थे, हाई कैटेगरी के थे, है ना। तो आप ये सब मत समझिए, ये सब मत सोचिए, ठीक है। और कुछ अपने आप भी कॉपरेट थोड़ा सा किया करिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा के यू, है ना, तो हमने तुमसे कहा ना कि एक चीज आप ऐड कर लीजिए, जो चीज छूट गई उसमें आप ऐड कर लीजिए जो हमने आपको पढ़ाई है। तो के यू की जगह एक और आपने बढ़ा लिया के ए, है ना। उसमें 50 मैसेज करने की जरूरत नहीं है, उसमें लगातार चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो और अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रही, देखो आपको मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही होगी जो आगे लिखा होगा, ठीक है ना, लेकिन आगे थोड़ी सी लास्ट राइटिंग थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही होगी, है ना। तो उसको हम फिर से स्कैन करवा के आपको भेज देंगे, ठीक है ना, आप परेशान मत होइए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कैडमियम से बेटा क्या हुआ था, कैडमियम से इटाई रोग हुआ। कैडमियम से कौन सा रोग होता है बेटा, इटाई रोग होता है, ये याद रखिएगा। कल टेस्ट है, कल आपका स्पेस साइंस का टेस्ट है और एटॉमिक एनर्जी का टेस्ट है और आज की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का टेस्ट है। ये 3 चैप्टर का टेस्ट आपका कल होगा रात में, याद रखिएगा। रात में कह रहे हैं, कल सुबह भी हो सकता है, वो आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। शेड्यूल आपको मिल जाएगा कि कल आपकी करंट अफेयर की क्लास कब चलेगी और आपका टेस्ट कब होगा, ये कल आपको पता चल जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो आपने हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एटॉमिक रिएक्टर पढ़ा, ठीक है। अब ये जो एटॉमिक रिएक्टर है, अब ये जो एटॉमिक रिएक्टर है, परमाणु भट्टी है, परमाणु भट्टी है, इसको सर्वप्रथम बनाया था एनरिको फर्मी ने, इसको सर्वप्रथम बनाया था एनरिको फर्मी ने, ठीक है ना। ये जो एटॉमिक रिएक्टर है इसको सबसे पहले बनाया था क्या, परमाणु भट्टी को, एनरिको फर्मी ने। अब जो एटॉमिक रिएक्टर है बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिसर्च रिएक्टर, एक होता है रिसर्च रिएक्टर और एक होता है पावर रिएक्टर। तो जो रिएक्टर है ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा, तो जो रिएक्टर है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रिसर्च रिएक्टर और एक होता है पावर रिएक्टर। अब ये रिसर्च रिएक्टर क्या होता है और ये पावर रिएक्टर क्या होता है, अब थोड़ी सी इन पर चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग हम लोग की पड़ेगी क्या, रिसर्च रिएक्टर, तो हेडिंग हम लोग की पड़ेगी रिसर्च रिएक्टर, ठीक है। तो हेडिंग हम लोग की पड़ेगी रिसर्च रिएक्टर, ठीक है ना। देखते हैं भाई रिसर्च रिएक्टर क्या होता है, इसको समझिएगा जरा सा कि रिसर्च रिएक्टर में हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च रिएक्टर में हम लोग रिसर्च करते हैं कि कौन से तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स, कौन से तत्व के जो समस्थानिक हैं, है ना, कौन से लाभदायक हैं और कौन से हानिकारक हैं, कौन सा सोडियम मनुष्य लेगा और कौन सा सोडियम पानी में डाल दो तो जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, समझ में आ गया ये, है ना। हम लोग यहां पर जानते हैं कि रेडियोधर्मी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इन रेडियोधर्मी पदार्थ को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। इन रिसर्च रिएक्टर में ही हम लोग, है ना, हम लोग बिजली बनाना शुरू करते हैं, बिजली बनाना, ठीक है ना, कि हम लोग कौन कौन से तत्व से, कौन कौन से तत्व के नाभिक को तोड़कर हम लोग बिजली बना सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। बात समझ आ रही है, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ये जितने भी रिसर्च हैं, ये जितने भी रिसर्च हैं, ये सारे रिसर्च रिएक्टर में किए जाते हैं। यानी कि तत्वों से जो खेल होता है, जो एलिमेंट से जो सारे खेल होते हैं, वो सारे के सारे खेल हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च रिएक्टर में करते हैं, ठीक है। तो भारत में बहुत सारे रिसर्च रिएक्टर हैं, भारत के पास भी क्या है, बहुत सारे रिसर्च रिएक्टर है। जैसे सबसे पहला रिसर्च रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा, मैं एक बार बता देता हूं, अप्सरा, साइरस, ध्रुव, जर्लीना, पूर्णिमा, कामिनी, ठीक है ना। तो ये भारत के, अगर आपसे कहा जाए कि बताइए भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर कौन सा था, तो भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर है अप्सरा, है ना। तो अप्सरा, साइरस, ध्रुव, जर्लीना, पूर्णिमा, कामिनी, है ना, ये सभी क्या है बेटा, ये भारत के रिसर्च रिएक्टर हैं जो कई बार पेपर में आए हैं। इनमें से प्रथम कौन सा था, इनमें से प्रथम है अप्सरा,
इनमें प्रथम कौन सा है? अप्सरा। ये अमेरिका के सहयोग से खोला गया था। जो अप्सरा है रिसर्च रिएक्टर, ये अमेरिका के सहयोग से खोला गया था। मुंबई में है। कहां पर है ये? मुंबई में है। चलो सबके बारे में एक एक थोड़ी थोड़ी बात जान ही लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। सबके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी बात जान लेते हैं। तो इस अप्सरा सारा ध्रुव जर्लिना को हम लोग यहां लिख लेते हैं ताकि हम लोग भूले ना। अप्सरा, साइरस, ध्रुव, जर्लिना, पूर्णिमा, कामिनी, ठीक है ना, इन सब पर, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने आपको बार बार यूरेनियम बता रहे हैं ना, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं खतरनाक वाली। क्या? कि सबसे खतरनाक ईंधन तो हमारे पास यूरेनियम है। फ्यूल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबसे खतरनाक हमारे पास जो एटॉमिक फ्यूल है वो कौन सा है? यूरेनियम है, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी हम लोगों को। यूरेनियम ना मिले तो प्लूटोनियम से भी काम चल जाता है। यूरेनियम ना मिले तो प्लूटोनियम से भी काम चल जाता है, ठीक है ना। इन्हीं दोनों से ही काम चलता है। लेकिन आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था, इनको सत सत नमन। एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था कि हमारे भारत में ना तो ज्यादा यूरेनियम है और ना तो ज्यादा प्लूटोनियम है ना। भारत में सर्वाधिक भंडार किसका है? थोरियम का है। भारत में सर्वाधिक भंडार किसका है? थोरियम का है। थोरियम का है। तो भारत में सर्वाधिक भंडार थोरियम का है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था कि हम लोग ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। हम लोग यूरेनियम के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग चाहें तो इस थोरियम से यूरेनियम 233 प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये जो 235 है ये सबसे खतरनाक है, लेकिन 233 भी कम खतरनाक नहीं है। अगर हम लोग ऐसा कर सकें, यदि हम थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर सकें, तो हमारे भारत में थोरियम का इतना भंडार है कि इससे अगर हम बिजली बनाना शुरू करें तो लगातार 100 साल तक भी हम अपने भारत को फ्री में ऊर्जा देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो भी हमारे पास है ना, हम लोग नुकसान में नहीं रहेंगे और थोरियम हमारा खत्म नहीं होगा। तो थोरियम किसका मुख्य अयस्क है? थोरियम का मुख्य तत्व क्या होता है? मोनाजाइट। क्या होता है? मोनाजाइट। अरे रेत जानते हो ना, रेत है ना, वही। तो थोरियम का मुख्य अयस्क क्या है? मोनाजाइट है। और थोरियम सबसे ज्यादा भारत में कहां पाया जाता है? केरल हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया। समझ आ गया? तो थोरियम से हम लोग यूरेनियम 233 प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इस पर अभी तक चर्चा चल रही है, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो रिसर्च रिएक्टर पूरी जान लगा रहा है कि ऐसा हो जाए तो कितना मजा आ जाए। समझ आ रहा है? यूरेनियम 233 किससे? थोरियम से। क्लियर है? और यूरेनियम है ना, कहा जा रहा है कि थोरियम से यूरेनियम 233 बन जाएगा और यूरेनियम से प्लूटोनियम बन जाएगा। मतलब कि अगर आपने यूरेनियम का प्रयोग कर लिया है तो जो बचा हुआ अवशेष उसका है यूरेनियम का, उससे हम लोग क्या बना लेंगे? प्लूटोनियम बना लेंगे। और कह रहे हैं थोरियम से हम लोग यूरेनियम 233 बना लेंगे। इस प्रकार के फिनोमेने चल रहे हैं और रिसर्च रिएक्टर में यहां पर रिसर्च हो रही है। तो अब ये जो रिसर्च रिएक्टर है, कहां पर क्या रिसर्च हो रही है, इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। हाँ, मोनाजाइट, ठीक है। कौन आगे? सबसे ज्यादा केरला आगे है, फिर कौन है? राजस्थान, और फिर कौन सा है? तमिलनाडु। तो अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे रिसर्च रिएक्टर पर। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे रिसर्च रिएक्टर पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं भाई अप्सरा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अप्सरा। तो अप्सरा में क्या होता है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप मतलब समस्थानिक। आइसोटोप्स मतलब कि समस्थानिक का पता लगाया जाता है। अब क्या है आइसोटोप्स? क्या पता लगाया जाता है? पता यह लगाया जाता है कि जो आप आयोडीन ले रहे हो, है ना,
उसका परमाणु क्रमांक तो सबका सेम होगा, आपको बताया हमने, है ना। एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक जब समान होते हैं तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, लेकिन परमाणु भार में डिफरेंस हो गया तो काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो आयोडीन कई प्रकार के होंगे, उनमें से कौन सा आयोडीन मनुष्य के लिए है ना, जो उसका ग्वाटर या घेंगा रोग को समाप्त करेगा, तो आपको लेना पड़ेगा आयोडीन 131 का लेना पड़ेगा, आयोडीन 131। तो अब हमको ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेन ट्यूमर। आप ट्यूमर जानते नहीं जानते, है ना, कैंसर का छोटा भाई होता है ब्रेन ट्यूमर, है ना। तो हमको ये बताइए कि ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने के लिए या ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं। किसका? आर्सेनिक का। फिर आर्सेनिक कौन सा? आर्सेनिक 74। कौन सा है? आर्सेनिक 74, ठीक है। क्या है? आर्सेनिक 74। कई बार पेपर में आया है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक का प्रयोग करते हैं, ग्वाटर या घेंगे रोग के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं। ये सब जानकारी, ये सब जो चीजें हैं, ये सब यहां पर खोजबीन के निकाली जाती हैं, है ना। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, ठीक है ना। अच्छा बेटा देखो यहां समझिएगा, दुनिया में दो चीजें हैं ना, एक है सजीव और एक है निर्जीव, ठीक है। एक होता है सजीव, मैं जल्दी बता रहा हूं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। तो सजीवों की अगर आपको उम्र जाननी है, तो सजीव दो होंगे, है ना, एक होंगे मनुष्य और एक होगा जानवर, है ना। तो मनुष्य की उम्र का पता लगाना है, अगर जीवित है तो उसे पूछ लो, बर्थ सर्टिफिकेट देख लो, और बर्थ सर्टिफिकेट देखने के बाद उसमें से 2 साल और जोड़ दो, समझा गया। तो उसकी मनुष्य की उम्र निकल आएगी। मतलब मनुष्य की उम्र क्या है? मनुष्य की उम्र हम दांत से ज्ञात कर सकते हैं, है ना, उसका बचपन, फिर उसके अकल डाल, फिर उसके ऊपर, है ना, कि ये इतने के इतने बीच में होगा, ये इतने के इतने बीच में होगा। अब तो हमारा इतना एक्सपीरियंस हो जाता है हम लोग, क्योंकि हम लोग शकल दिखा देते हैं, अरे यार बूढ़े हो गए कम से कम तुम, है ना। तो मनुष्य की उम्र का पता हम दांत से लगा सकते हैं, ठीक है। जानवर की उम्र का पता, है ना, अब जानवर 2 प्रकार के हैं ना यहाँ पे, एक होता है सींग वाला और एक होता है बिना सींग वाला, एक होता है सींग वाला और एक होता है बिना सींग वाला। तो अगर किसी जानवर की सींग है, ये जैसे ये सींग है, तो जब किसी की सींग बढ़ती है जानवर की, तो उसमें हर कुछ वर्षों में, है ना, उसकी सींग में कुछ इस प्रकार से छल्ले पड़ते हैं, ठीक है। तो जानवर की उम्र का पता लगाने के लिए, है ना, उसके सींग के छल्ले गिन लेंगे, सर्किल गिन लेंगे। और अगर वो बिना सींग का है, अगर उसके पास सींग नहीं है ना, तो उसके नाखून और दांत से पता लगा लेते हैं, दांत और नाखून से उस जानवर की उम्र का पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अब आते हैं निर्जीव में, अब हम आते हैं निर्जीव। अच्छा एक और बात कि अगर जैसे मान के चलो कि अगर ये जीवित हैं, तो हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे, अगर ये जीवित हैं तो हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे। मान के चलो ये मर गए, ये जो सजीव लोग थे ये मर गए, अब हमें पता लगाना है कि यार ये कब मरे थे, इनको मरे हुए कितना समय हो गया, है ना। तो अब इनके मरे हुए की आयु ज्ञात करने के लिए, है ना, मरे हुए की आयु ज्ञात करने के लिए फॉसिल जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सजीवों की कार्बनिक आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? C14 का। किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि C14 का, ठीक है ना। ठीक है, एक छल्ले में कितनी उम्र होती है बेटा? सभी जानवर की अलग होती है। उसी प्रकार से पेड़ की अगर बात करी जाए, देख लो यहीं पे देखो, जैसे कि हम यहाँ पेड़ की बात करें, है ना, तो अगर पेड़ कट गया है, तो उसमें से हम लोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगर पेड़ नहीं कटा है तो क्या कर सकते हैं कि जैसे पेड़ की उम्र ज्ञात करनी है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ का कोई भी तना बीच से काट दो, जब बीच से काटोगे तो पेड़ में अंदर कुछ ऐसे छल्ले पड़े होते हैं, ठीक है।
अब ये जो छल्ले हैं, जिस प्रकार से ये छल्ले हैं उसी प्रकार से सींग में जो छल्ले हैं ये सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं ना। जैसे सिकोया का 2 साल में एक बार पड़ता है ना, यूकेलिप्टस का 1.5 साल में एक बार पड़ जाता है ना। उसी प्रकार से जैसे बकरी हो गई, सांड हो गया है ना, तो हर जानवर का अपना अलग अलग ईयर होता है कि वो छल्ला कितने दिन में आएगा, ठीक है ना। तो अब उसके लिए आप हम छल्ले की क्लास लें, है ना, सर्किल की क्लास लें। बस इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि क्या होता है, इतने में बड़ा बड़ा पेपर निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए, वरना किसी दिन एक सांड को पकड़ो और बैठ के गिनो और उससे पूछो कि भैया कितनी उम्र है तुम्हारी, फिर तुम्हारी कम कर देगा वो। हाँ, तो पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए पता चला कि हम क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति मर जाए, यदि पेड़ मर जाए, कुछ भी मर जाए, तो उनकी आयु का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। फिर सजीवों की बात हो गई, अब आते हैं निर्जीवों की बात में। अब आते हैं निर्जीवों की बात में। अगर निर्जीवों की उम्र का पता आपको लगाना है तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर हम लोग यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा, जल्दी बताइए। जिसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहेंगे, है ना, अवशेष बचे रहे होंगे उसके, तो प्राचीन पर्वत को हम लोग क्या कहेंगे, अवशिष्ट पर्वत कहेंगे, घिसा हुआ पर्वत, है ना। तो हमको बताइए सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अब नहीं यहीं पर है, हाँ, वलयों को गिनकर, हाँ बेटा जल्दी बताओ। मतलब कि हम पढ़ा रहे हैं तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को, तो वो उसमें से और क्यों ऐसा क्यों, अरे अब ये कैसे, वो कैसे, ये सब उनके मन में चलने लगा है धीमे धीमे, है ना। और अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं आता था तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते थे, है ना। तो किसी ने सही कहा है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। देखो सबसे आंसर सही आया है, दीपक प्रजापति का छोड़कर सबको आंसर सही आया है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली, अरावली। तो बेटा इतना तुम लोग को आता है तो ये भी बता दो, अरावली पर्वत की उम्र वर्तमान में कितनी वर्ष है। कैसे पता चला कि ये सबसे प्राचीन पर्वत है, क्या पर्वत बोलता है कि भैया मैं सबसे पुराना, मैं सबसे पुराना। तो जल्दी से बताओ अरावली पर्वत की उम्र कितनी है, अरावली पर्वत की उम्र कितनी है। अरावली पर्वत की उम्र कितनी है ये बताओ तो आगे बढ़े। बस हंस रहे हैं, अब नहीं आंसर आ रहा है। अरावली पर्वत की उम्र है 570 मिलियन वर्ष। अरावली पर्वत की उम्र कितनी है बेटा, तो अरावली पर्वत की उम्र है 570 मिलियन वर्ष। क्लियर है, चलिए अब याद रहेगा। हाँ, और पृथ्वी की उम्र कितनी बची है, तो निर्जीव है ना। हाँ भैया, पृथ्वी की चट्टानें देखो, पहाड़, पृथ्वी, चट्टान, जो जिनमें जान कभी होगी नहीं, उनकी उम्र का पता हम लोग किससे लगाएंगे, यूरेनियम डेटिंग से लगाएंगे। जिस प्रकार से बताया जा रहा है पृथ्वी की उम्र वर्तमान में 4.6 अरब वर्ष है, मतलब कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4.6 अरब वर्ष तक ही जीवित रहेंगे, इसके बाद पृथ्वी मर जाएगी। हाउ सो सैड, है ना। मतलब कि पृथ्वी की उम्र पहले 9.6 अरब वर्ष हुआ करती थी, है ना, अब 9.6 थी, और सूर्य की 10 अरब वर्ष थी। किसी भी तारे की जो मिनिमम उम्र होती है वो 10 अरब वर्ष होती है, याद रखिएगा, है ना। अब जो 10 अरब वर्ष उम्र सूर्य की थी और पृथ्वी की 9.6 थी, तो पहले सूर्य बनेगा तभी तो प्लेनेट बनेंगे। हमने आपको ग्रह बनने के बताए भी हैं नियम, ग्रह बनने के हमने आपको 3-4 नियम बताए हैं, रसल बाइनरी थ्योरी, है ना, चैम्बरलिन और मोल्टन की निहारिका सिद्धांत, नेबुलर थ्योरी, कई बार पढ़ाए हैं, ठीक है। तो पृथ्वी की उम्र वर्तमान में कितनी बताई जाती है, 4.6 अरब वर्ष बताई जाती है, ठीक है। तो दोनों की 5-5 बीत गई, सूर्य की 5 बीत गई, हमारी 5 बीत गई, और ग्रहों की भी सारी 5-5 बीत गई है। तो ये सब ज्योग्राफी का टर्म है, थोड़े से समय के बाद बताया जाएगा। अब जल्दी से हमको ये बताओ कि हमने आपको ये बताया ना, तो अब जो कार्बन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग है, कोबाल्ट 60 से कैंसर का उपचार होता है, आर्सेनिक 74 से ट्यूमर का पता लगाया जाता है, आयोडीन 131 से ग्वाटर या घेंगा रोग का पता लगाया जाता है। ये जितनी चीजें आप पता कर रहे हो, है ना, ये आइसोटोप्स ही तो हैं। कार्बन का आइसोटोप्स क्या था, है ना, तो जैसे कि 12, 13, 14 होता है ना, ये तो इसमें 14 यूज किया जाता है। यूरेनियम का कौन सा प्रयोग किया जाएगा, बात समझ आ रही है ना। तो आइसोटोप समान रहेंगे, है ना, उन्हीं आइसोटोप्स में कौन सा तत्व हमारे किस काम आएगा, है ना, इस बात की जानकारी हम लोग किसमें लेते हैं, इन रिसर्च रिएक्टरों के द्वारा ली जाती है, इन रिसर्च रिएक्टरों के द्वारा ली जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो ये हो गया अप्सरा। तो अप्सरा बेटा किसके सहयोग से था? तो अप्सरा अमेरिका के सहयोग से था, ठीक है ना। अब आते हैं अप्सरा किसके सहयोग से था? तो अप्सरा अमेरिका के सहयोग से था। जो साइरस है, यहाँ पर भी आइसोटोप्स के बारे में जाना जाता है, और जो साइरस है ये कनाडा के सहयोग से बना हुआ है। जो साइरस है ये कनाडा के सहयोग से बना हुआ है। जो ध्रुव है, ध्रुव है ना, ये प्लूटोनियम को उत्पन्न करता है, प्लूटोनियम पर कार्य करता है। मतलब कि प्लूटोनियम से और हम क्या कर सकते हैं? क्या प्लूटोनियम यूरेनियम से आगे बढ़ सकता है? क्या प्लूटोनियम, है ना, क्या यूरेनियम से प्लूटोनियम बदल सकता है? क्या प्लूटोनियम भी किसी और फ्यूल में बदल सकता है? इन सब पर चर्चा की जाती है ध्रुव में। जर्लीना बंद कर दिया गया इसको। जर्लीना को हम लोग जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं। जर्लीना को हम लोग जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं, ठीक है ना। कामनी, कामनी, है ना, हमने बताया ना कि क्या थोरियम को यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है? एपीजे अब्दुल कलाम का जो फिनोमिना है ये क्या सही हो सकता है? तो कामनी विश्व का पहला बन गया है, विश्व का प्रथम रिसर्च रिएक्टर बन गया, प्रथम रिसर्च रिएक्टर बना। ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला, लेकिन पूरी सफलता अभी नहीं प्राप्त हुई है। तो इस कामनी नाम के रिसर्च रिएक्टर में यह कहीं ना कहीं पता चल गया है कि हाँ, हम थोरियम को यूरेनियम 233 प्राप्त कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम फ्यूल बनाने में कर सकते हैं। तो ये विश्व का प्रथम रिएक्टर बन गया है, भारत का कामनी है जो ऐसा करके इसने एक बार हल्का सा दिखा दिया है। समझ में आ गया? जर्लीना को बंद कर दिया गया था, इसमें आग लग गई थी, है ना, और साइरस को भी धीमे से बंद कर दिया गया है। मतलब कि देखो भैया, होता कुछ ऐसा, जैसे मान के चलो कि जो ये रिसर्च रिएक्टर है भाई साहब, रिसर्च रिएक्टर में एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां पे दूर दूर तक कोई रहता ना हो। रिसर्च रिएक्टर हम इतनी दूर बनाते हैं जहां पे दूर दूर तक कोई रहता ना हो। क्यों? क्योंकि भैया तुम इसमें तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज कर रहे हो ना यार, इसमें तुम रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज कर रहे हो, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करने का मतलब आप समझ रहे हो, है ना, आप रेडियो एक्टिव। अच्छा, ये जो अप्सरा है ना, अप्सरा ये पानी के बीचों बीच बना हुआ है। ये जो अप्सरा है ये पानी के बीचों बीच बना हुआ है, इसलिए अप्सरा को हम लोग स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं, ठीक है ना। तो अप्सरा को हम लोग स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। लेकिन अब एक बात बतानी है आपको, ये रिएक्टर ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं बेटा ताकि अगल बगल कोई रहता ना हो। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो आप जानते हो अल्फा बीटा गामा, इतनी भयंकर रेडिएशन निकलेगा, इतना भयंकर रेडिएशन निकलेगा कि अगल बगल के लोग ये सब सारे अंधे लंगड़े लूले बहरे ये सब करके पैदा होंगे, है कि नहीं। समझ लो रिसर्च रिएक्टर में जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, है ना, वो ऐसे कपड़े पहने रहते हैं, ऐसे एस्बेस्टास के कपड़े पहने रहते हैं कि जब वो अंदर जाते हैं रिसर्च करते हैं, है ना, और जब वो निकलते हैं तो कपड़ा वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस कपड़े में इतना रेडिएशन होता है कि अगर कोई व्यक्ति वो पहनकर अगल बगल मेले में निकल जाए तो मेले में अगल बगल जो घूम रहा है वो आधे ज्यादा लोग निपट जाएंगे। समझ लीजिए भाई साहब, ये खतरों के खिलाड़ी हैं, ये सब जितने लोग काम कर रहे हैं ये सब खतरों के खिलाड़ी हैं भाई साहब, ठीक है ना। जब हम देखते हैं कि हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब मेरे हाथ से चीजें बाहर निकल रही हैं, तब हम इन रिएक्टर को बंद कर देते हैं और फिर से कोई दूसरी जगह ढूंढते हैं। समझ में आ गया? अरे भैया यहां पर जैसे मान के चलो, अब एक बात समझिए ना बेटा कि आपने यूरेनियम का नाभिक तोड़ा, प्लूटोनियम का नाभिक तोड़ा, थोरियम का नाभिक तोड़ा, इतनी ज्यादा एनर्जी निकली। जब इतनी ज्यादा एनर्जी निकली, कभी कभी ये रिएक्टरों में साइंटिस्टों से हो जाती है गलती और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते। जब टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते है ना, तो वहां पर होता है तगड़ा सा ब्लास्ट। सोचिए, आप एक बार सोच के देखिए कि हिरोशिमा और नागासाकी पर मात्र 100 मेगावाट, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पर मात्र 100 मेगावाट के बम गिराए गए थे और आज तक वो सब अंधे लंगड़े लूले बहरा ये सब पैदा हो रहे हैं, परेशान होकर घूम रहे हैं। सोचिए यहां पर तो हम लोग बिजली बनाने के लिए 100 मेगावाट क्या 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, 100 मेगावाट में ये हाल है। और रिसर्च रिएक्टरों में हम लोग तो 10,000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करके एक बार चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि बनेगी कि नहीं बनेगी, और इतने अगर वो ब्लास्ट हो जाए
तो हिरोशिमा और नागासाकी तो छोटा छोटा परमाणु बम से मरा था, है ना। इससे भीषण घटना हुई थी। अरे 3 से 4 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस का रिसाव हो गया था, है ना। और रातों रात लोग बच्चे सोते के सोते रह गए, है ना, और पूरा शरीर नीला पड़ गया। समझा, पेस्टिसाइड कंपनी थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, वहां पे गैस बंद निकल लीकेज हो गई, है ना, और भोपाल गैस त्रासदी हो गई। वो तो बहुत सिंपल छोटा सा है। नागासाकी हिरोशिमा भी बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर ये पावर प्लांट फट जाए, अगर ये फट जाए, एटॉमिक रिएक्टर फट जाए, तो सोचिए क्या हो सकता है। समझ आ गया। तो आपको भोपाल गैस त्रासदी याद रखनी है, उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं, बस मैं आपको याद करवा रहा हूं। 3 से 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं, नेवी, है ना। तो 3 से 4 दिसंबर 1984 को, और 1984 को राकेश शर्मा सोयूज T11 से कहां गए थे, अंतरिक्ष पर गए थे ना, याद है ना। सबको लिंक करा के पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, तो अब समझ लो भैया 2 पावर प्लांट फट गए, है ना, 2 रिएक्टर फट गए, है ना। एक फटा था जापान के फुकुशिमा में अभी 2012 में, है ना। उसके पहले 1986 में फटा था रूस का चेरनोबिल। तो आप जरा एक बार सोचिए कि इतने बड़ी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी वाले देश, इतनी बड़ी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी वाले देश, और उनका जब रिएक्टर फट सकता है, तो हम लोग, है ना, हम लोग का नहीं फटेगा। हम लोग कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले ऐसे उठाते हैं नारियल और बोलते हैं हर हर महादेव, और जो भी भगवान का नाम लेना चाहो, फटाक से फोड़ा, है ना, फटाक से प्रेयर की, इतनी शक्ति हमको देना दाता, और काम हो जाता। समझ आ गया, अपना मालिक एक, समझ आ गया, ठीक है ना, ऊपर वाला रब रखा, ठीक है। तो हम लोग का नहीं फटेगा, और फटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 घटनाएं याद रखनी है, ठीक है, जो रिएक्टर से संबंधित होंगी, जो घटनाएं हैं जहां पे ब्लास्ट हो गए थे। एक रूस का चेरनोबिल 1986 में फट गया था, और एक है जापान का फुकुशिमा, 2012 में ब्लास्ट हो गया था। क्लियर है, डन है, ठीक है ना। तो ये हो गया कैसा रिएक्टर, ये हो गया रिसर्च रिएक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आएंगे पावर रिएक्टर पर, ठीक है ना। हम लोग किस पर आएंगे, पावर रिएक्टर पर आएंगे। और जो पावर रिएक्टर है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। क्या होता है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरा होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और तीसरा होता है थोरियम बेस्ड रिएक्टर, ठीक है ना। तो ये 3 रिएक्टर आपको याद करने हैं। पहला क्या है, पहला है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और तीसरा है थोरियम बेस्ड रिएक्टर, है ना। तो अब हम लोग आते हैं पावर रिएक्टर पर। परमाणु विद्युत गृह। तो सबसे पहले परमाणु से बिजली बनाने का काम, हाँ मजा देखो कितनी आ रही सबको। तो परमाणु से बिजली बनाने का काम, है ना, परमाणु से बिजली बनाने का काम, और इसका क्रियान्वयन के लिए, कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने, है ना, NPCIL की स्थापना 1987 में की। नेशनल पावर कारपोरेशन, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। क्या है, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है ना। तो परमाणु से बिजली बनाना, उसका उत्पादन करना, इन सब का काम किसको सौंपा गया है भैया, नेशनल पावर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड। क्लियर है, NPCIL को ये काम सौंपा गया है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर रिएक्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है PSWR, इसका फुल फॉर्म बेटा याद रखिएगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहने का मतलब यह है कि हम लोग करते हैं क्या, जरा देखिएगा। चलिए मैं बताता हूं, एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, शायद समझ में आए आपको।
ये मेरा चित्र है। समझने की कोशिश कीजिएगा जरा सा क्या है। देखो बेटा, हमने एक ऐसा जगह लिया जहां पर पानी ज़्यादा है, एक हमने ऐसी जगह ली जहां पर पानी है, तो हमने ये पानी था, ठीक है ना। अब इस पानी को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया, इस पानी को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने कोई नाभिक तोड़ा। आराम समझिएगा, यहां पर हमने कोई नाभिक तोड़ा। मान लिया यूरेनियम का हमने एक नाभिक तोड़ दिया। जब यहां पर हमने यूरेनियम का एक नाभिक तोड़ा होगा तो सोचिए इतनी ज्यादा एनर्जी निकली होगी, इतनी ज्यादा एनर्जी निकली होगी, उनमें से हम ये क्या करेंगे, पानी को भाप बनाएंगे, है ना। इस टेम्परेचर से क्या होगा, पानी भाप बनेगा। अब जब पानी भाप बनेगा तो भाप बनकर भागेगा बहुत तेजी से, पानी भाप बनकर बहुत तेजी से भागेगा, और यहां पर जल्दी से अभिक्रियाएं होती चली जा रही हैं, एटम फूटते चले जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रॉन को शांत करने के लिए यहां पर लगाएंगे कैडमियम की छड़। यहां पर लगाएंगे, तो यहां पर हम लगाया कैडमियम की छड़, किसके लिए, नियंत्रण के लिए, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि अरे यार प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, फिर प्रोसेस को मंद करने के लिए फिर से हमने आगे फंसा दी, क्या हमने यहां फंसा दी, ग्रेफाइट की छड़। तो यहां आप फंसा सकते हो कैडमियम या बोरान की छड़, यहां पर हमने फंसा दी क्या, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड की छड़, है ना। अब क्या है, अब यहां पर हमने लगाया ये है टरबाइन। ये क्या है बेटा, ये है टरबाइन। अब जरा देखिएगा, यहां से जो भाप बनकर गई, ये जो भाप है ना, ये जो भाप है ये यहां से जा रही है। जब ये यहां से जा रही है और टरबाइन चल रहा है, जब ये यहां से जा रही है और टरबाइन चल रहा है, तो जब हमने देखा कि अरे भाप अभी बहुत ज्यादा है, हमें इतनी भाप नहीं चाहिए, जब इतनी भाप नहीं चाहिए तो ऊपर से इसको भाप को ठंडा करने के लिए हम गिरा देंगे CO2 या D2O, किसके रूप में, शीतलक के रूप में। किसके रूप में, शीतलक के रूप में, कूलिंग एजेंट के रूप में, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो आप समझ रहे हैं ना बिजली कैसे बन रही है। इस पानी को उबाल उबाल कर हम लोग क्या कर रहे हैं, टरबाइन चला रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है, डन है। चलो ये है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। इस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हम लोग फ्यूल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हम लोग फ्यूल के रूप में, है ना, हम लोग फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं यूरेनियम का। किसका प्रयोग करते हैं, यूरेनियम का। और अधिकतम किसका प्रयोग करते हैं, अधिकतम किन चीजों का प्रयोग करते हैं, चाहे मॉडरेटर हो चाहे कूलिंग एजेंट के रूप में हो, तो इसमें हैवी वाटर का प्रयोग करते हैं, भारी जल का। इसलिए भारी जल का सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, है ना। एक होता है FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, सबसे खतरनाक भाई साहब रिएक्टर है। इसमें हम लोग ईंधन को 2 बार जला सकते हैं, इसमें हम लोग ईंधन को 2 बार जला सकते हैं। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यूरेनियम है ना, तो पहले हम लोग, आपके पास कोयला होता है, कोयला सुने अभी जो गांव वाले बच्चे वो जानते हैं, जो कोयला है 3% इलेक्ट्रिक, शिवम कह रहे हैं 3% इलेक्ट्रिक। ये पता है क्या कहना चाहते हैं, शिवम कहना चाहते हैं कि भारत में 3% बिजली का उत्पादन, भारत में 3% बिजली का उत्पादन पानी उबाल कर हो रहा है, ये कहना चाहते हैं ये, ठीक है ना। वेरी गुड शिवम, ठीक है, हम आपका भावनाएं समझ गए क्योंकि हमें पता है, ठीक है। तो ईंधन को हम यहाँ पर 2 बार जला सकते हैं। कहने मतलब ये है कि जैसे कोई कोयला होता है, कोयले को जला लो और जलाने के बाद जब उसकी राख बचती ना, राख को हल्का सा पानी मिलाकर फिर से उसकी ऐसे गोली बना लो और धूप में सुखा लो और वो फिर से जल जाता है।
है कि नहीं? तो कोयले को हम 2 बार जला सकते हैं, गांव वाले जानते हैं या फिर जो कोयले से संबंधित है वो भी 2 बार जानते हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है क्या, कि आप यूरेनियम को जलाओ, जब यूरेनियम जल जाएगा तो यूरेनियम से बना देंगे प्लूटोनियम, और प्लूटोनियम को फिर से जलाओ, तो यहां पर हम एक ही ईंधन को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, यूरेनियम का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये कौन से है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, सबसे खतरनाक है। और तीसरा होता है TBR, तीसरा होता है TBR, थोरियम बेस्ड रिएक्टर। तीसरा क्या है? थोरियम बेस्ड रिएक्टर, है ना। और ये जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर है ये जल्द ही बनेगा, ये जो थोरियम बेस्ड रिएक्टर है ये जल्द ही बनेगा, ये फ्यूचर फिनोमेना है और जो कि कंप्लीट होगा। तो यहां पर हमने आपको बताया ये रिएक्टर के बारे में, ठीक है ना। तो जो पावर रिएक्टर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा कौन सा बताया हमने आपको? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और तीसरा बताया हमने आपको थोरियम बेस्ड रिएक्टर। क्लियर है? तो ईंधन का हम लोग 2 बार प्रयोग कर ले रहे हैं, एक ही ईंधन का, वो कौन सा रिएक्टर है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। हम जरा देखते हैं भारत में पावर प्लांट, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट कौन कौन से हैं, अब जरा से इसको देखते हैं, है ना। पहला है तारापुर, आप बताना कौन कहां पर है? तारापुर, नरौरा, तारापुर, जैतापुर, नरौरा, रावत भाटा, इसको राणा प्रताप सागर कहते हैं, कैगा, काकरापाड़ा, हाँ, और कौन सा होगा? कलपक्कम, कुडुनकुलम, ठीक है ना। चलिए, तो इतने सारे हमने लिख दिए हैं भारत के एटॉमिक पावर प्लांट। अब आपको बताना है कि तारापुर कहां पर है, जैतापुर कहां पर है, नरौरा कहां पर है, रावत भाटा कहां पर है, कैगा, काकरापाड़ा और कलपक्कम, ये सब कहां पर हैं। हाँ, विशाल गुप्ता का आंसर आया तारापुर महाराष्ट्र, अंकित कुमार का आया रावत भाटा राजस्थान, शुभम सिंह का आया नरौरा उत्तर प्रदेश में। और बताओ बेटा, हम देख रहे हैं, जल्दी जल्दी बताओ। बस अब नहीं बता पा रहे हैं लोग। कुडुनकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, वेरी गुड, सब तो बता ही दिए, है ना। अब मेरी बारी। तारापुर है महाराष्ट्र में, जैतापुर भी है महाराष्ट्र में, नरौरा है उत्तर प्रदेश में, रावत भाटा है राजस्थान में, कैगा है कर्नाटक में, काकरापाड़ा है गुजरात में, कलपक्कम और कुडुनकुलम है तमिलनाडु में। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है भारत का पहला पावर प्लांट कौन सा था? हाँ, आंसर है तारापुर। ये किसके सहयोग से बना था? अमेरिका के सहयोग से बना था। तो देखो, पहला रिसर्च रिएक्टर अप्सरा अमेरिका के सहयोग से बना, पहला एटॉमिक पावर प्लांट अमेरिका के सहयोग से बना, ठीक है ना। जैतापुर, ये जो जैतापुर है ये निर्माणाधीन है, ये एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट होगा, एशिया का सबसे बड़ा एटॉमिक पावर प्लांट होगा, एटॉमिक पावर प्लांट होगा। ये NPCIL और अरेवा के सहयोग से बन रहा है। NPCIL का मतलब समझ रहे हो? NPCIL का मतलब है भारत, समझ आ गया। और अरेवा का मतलब है फ्रांस। तो भारत में परमाणु बिजली पर ध्यान कौन देता है? NPCIL देता है। और उसी प्रकार से फ्रांस में कौन ध्यान देता है? फ्रांस की कंपनी का नाम क्या है जो परमाणु बिजली के उत्पादन में ध्यान देती है? अरेवा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला क्या है? कलपक्कम और कुडुनकुलम, ये बनाए गए हैं रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। अब इसमें आप देखिएगा, हाँ पेपर में आता है
क्या भारत के पास ऐसा कोई पावर प्लांट है ना, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हो, जो एक ही ईंधन को 2 बार प्रयोग कर रहा हो? हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक है, कलपक्कम। याद रखिएगा, कलपक्कम एकमात्र है ना हमारे पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। कलपक्कम एकमात्र हमारे पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। याद रहेगा ना? तो भारत का एकमात्र फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कौन सा है? हाँ से लगाइएगा, कलपक्कम। क्या लगाएंगे भैया? कलपक्कम। ठीक है ना? तो ये सारी बातें याद रहेंगी। तारापुर कहाँ है? जल्दी बताओ, तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जैतापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जो जैतापुर पावर प्लांट है वो किस देश के सहयोग से खुल रहा है? आंसर है फ्रांस के सहयोग से खुल रहा है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है ना? ये सब तो आपको पता ही है। इतनी आपको बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोगों ने बेटा परमाणु बम बनाए थे। हम लोग, याद करो, हम लोगों ने परमाणु बम बनाए थे, है ना? लेकिन परमाणु बम का परीक्षण नहीं करवाया था। हम लोग ने परमाणु बम तो बनाया था, नहीं परमाणु बम का परीक्षण नहीं करवाया था। तो अब हम लोग को परमाणु बम का परीक्षण करवाना चाहिए। अरे हाँ कि ना? देखते हैं भाई। अब हम लोग को परमाणु परीक्षण करवाना चाहिए। अच्छा, इसके पहले एक और बात, हैवी वाटर के बारे में हमने आपको बताया था ना, हैवी वाटर के बारे में, भारी जल के बारे में। हमने आपको हैवी वाटर या भारी जल के बारे में बताया था ना बेटा? ठीक है, इसको समझ लेते हैं तरह से। क्या है हैवी वाटर? क्या होता है कि ये सामान्य जल के कितने अणुओं में पाया जाता है? 6000 अनुपात 1, 6000 अनुपात 1, है ना? तो अगर सामान्य जल के 6000 अणु ले लोगे तब जाके एक अणु आपको किसका मिलेगा? भारी जल का मिलेगा। भारी जल को हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड कहते हैं। ड्यूटेरियम क्या है? ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ये ड्यूटेरियम क्या है? ये ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। हाइड्रोजन का क्या है बेटा? ये समस्थानिक है। जैसे नहीं बताया था 1H1 1H2 1H3, है ना? ये जो 1H1 है इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूटेरियम और इसे कहते हैं ट्राइटियम। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में हम लोग ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बम बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? 2 समस्थानिकों का प्रयोग करते हैं, एक ड्यूटेरियम और दूसरा ट्राइटियम का। प्रोटियम आंसर आएगा, लगा दिए नहीं, आप इसको कैंसिल करना है। हाइड्रोजन बम में प्रोटियम शामिल नहीं होता, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ही शामिल होते हैं, है ना? और हैवी वाटर की खोज किसने की थी? 1932 में यूरे और वाशबर्न ने मिलकर की थी। यूरे और वाशबर्न ने मिलकर की थी और इसके लिए इन्हें 1934 का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं? बताने वाला ये हूं कि भारत में हैवी वाटर बोर्ड का मुख्यालय क्या है और भारत में हैवी वाटर कहां बनाया जाता है ना? तो कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत में हैवी वाटर या भारी जल कहां बनाया जाता है। तो मैं लिख रहा हूं जल्दी से। सबसे पहले आपको यह याद करना है कि हैवी वाटर बोर्ड का मुख्यालय क्या है? तो हैवी वाटर बोर्ड का मुख्यालय है मुंबई। ठीक है ना? हम जरा देखते हैं हैवी वाटर बनाया कहाँ जाता है। याद रखिएगा, नांगल कहाँ पड़ता है? पंजाब में। हजीरा, बड़ोदरा, ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। थाल, महाराष्ट्र। ठीक है? कोटा, राजस्थान। ठीक है ना? तो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करना है, जो पेपर में सबसे ज्यादा आया है, एक नांगल आया है और दूसरा हजीरा आया है। नांगल और हजीरा ने तो आने की हद पार कर दी। इतनी ज्यादा बार आया है कि आप क्या सोच नहीं सकते कितनी बार आया है कि नांगल हैवी बोर्ड, है ना? नांगल हैवी वाटर, है ना? कहां पर है? तो लगाना है पंजाब में। हजीरा भारी जल संयंत्र कहां पर है? तो लगाना है आपको गुजरात में।
तो अब आते हैं हम लोग परमाणु परीक्षण में। 16 जुलाई 1945 का परमाणु परीक्षण देखते हैं भाई। परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण, ठीक है ना। तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में हुआ था, आपको पता है, जैसा कि देखते हैं भाई। 16 जुलाई 1945 की बात है। इसको हम नाम देते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम है, जो ऑपरेशन होगा कि किस ऑपरेशन नहीं होता, ऑपरेशन कोड होता है। तो ऑपरेशन कोड क्या है? ट्रिनिटी। देश कौन सा था? अमेरिका, मैक्सिको, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया था? सबसे पहले हम लोगों ने एक थिन मैन बम बनाया था। थिन मैन क्या बनाया था? थिन मैन बम बनाया था, है ना। और इसका परीक्षण किया गया था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फिर हम लोगों ने 2 बम और बना लिए। एक बना लिया था लिटिल बॉय, और एक बनाया था फैट मैन। लिटिल बॉय और एक बनाया था फैट मैन। लिटिल बॉय जो था वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर फेंका गया, जापान के हिरोशिमा पर फेंका गया। ये कैसा बम था? तो ये यूरेनियम बम था। किससे बनाया गया था? यूरेनियम से बनाया गया था, ठीक है। फैट मैन 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फेंका गया। और ये कैसा बम था? ये प्लूटोनियम बम था। ये कैसा बम था भैया? तो ये प्लूटोनियम बम था। तो लिटिल बॉय और फैट मैन आपको समझ में आए? लिटिल बॉय और फैट मैन, है ना। और इनका क्षमता कितनी थी? इनकी क्षमता कितनी थी? 100 मेगावाट। कितनी थी? 100 मेगावाट। दोनों की क्षमता कितनी थी? 100 मेगावाट। क्लियर है। अब इस प्रोग्राम में कुल कितने साइंटिस्ट थे? इस प्रोग्राम में कुल 5 वैज्ञानिक थे। इस प्रोग्राम में कुल कितने वैज्ञानिक थे भैया? इस प्रोग्राम में कुल 5 वैज्ञानिक थे। उन 5 वैज्ञानिकों के नाम जरा याद कर लेते हैं, है ना। 5 वैज्ञानिकों के नाम क्या है? सबसे पहले ऑटो हान, एनरिको फर्मी, सुना होगा आपने ना, परमाणु की त्रिज्या फर्मी 10⁻⁻15, है ना। तो ऑटो हान, प्रोफेसर फर्मी, एक फर्मी कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻15, ध्यान रखिएगा। ऑटो हान, प्रोफेसर फर्मी। नाम आपने सुना होगा नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ाएंगे हम आपको, नील्स बोर, है ना। जेम्स फ्रैंक और होमी जहांगीर भाभा। तो इस ट्रिनिटी प्लान में, इस मैनहट्टन प्लान में ऑपरेशन का नाम है ट्रिनिटी, है ना। और या फिर प्लान पूछ ले तो इसी को हम मैनहट्टन भी कहते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और ऑपरेशन जो होता है वो सीक्रेट होता है, है ना। तो ऑपरेशन था ट्रिनिटी, प्रोजेक्ट था मैनहट्टन। तो ये हो गया, हाँ बेटा, होमी जहांगीर भाभा 5 वैज्ञानिक थे। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945। अब हम आपको बताने वाले हैं 29 अगस्त 1949। क्या बताने वाले हैं? 29 अगस्त 1949। क्लियर है। 29 अगस्त 1949 में किसका होगा? 29 अगस्त 1949 में कौन सा देश अपना परमाणु परीक्षण करेगा? ऑपरेशन का नाम है RDS-1। आर से ही उस देश का भी नाम है, RDS-1 है ना। तो आर से ही उस देश का भी नाम है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए? यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। आपको इतनी सारी डेट नहीं याद करनी है। आप अगर 1945 भी याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपने 16 जुलाई 1945 याद कर रहे हो, आप 29 अगस्त 1949 याद कर रहे हो, है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि 1945 ऐसे याद कर सकते हो, और दूसरा बताने जा रहे हैं तो 1949 हो सकता है। 1949 ऑपरेशन का नाम था RDS-1। और किस देश का ये पहला परमाणु परीक्षण था? तो USSR का पहला परमाणु परीक्षण था, है ना। अगला परमाणु परीक्षण कौन करेगा? 1952 में करा जाएगा। किसके नाम से? हरिकेन के नाम से। हरिकेन नाम का परमाणु परीक्षण कौन करेगा? यूके मतलब ब्रिटेन करेगा। कौन करेगा? यूके मतलब कि ब्रिटेन करेगा। समझ आ गया। अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। तो 1952 हो गया। बात है 1960 में। 1960 में गेरबोइस ब्लू, ये ऑपरेशन का नाम है।
और किस देश का पहला परमाणु परीक्षण है? फ्रांस का। किस देश का पहला परमाणु परीक्षण है? फ्रांस का। इसके बाद आते हैं चाइना। चाइना ने परमाणु परीक्षण किया था। चीन ने कब किया था? 1963-64 में। 1963-64 में किया था परमाणु परीक्षण में। ऑपरेशन का नाम था 596 चीन ने किया था, है ना। 64 हो गया। अब आते हैं भारत में परमाणु परीक्षण। 1952 ब्रिटेन हरिकेन के नाम से, 1960 में फ्रांस गेर बोइस ब्लू के नाम से, है ना। और चाइना ने किया था 1963-64 में 596 के नाम से। पाकिस्तान ने भी किया था चगाई के नाम से, है ना। तो पाकिस्तान से पहले हम लोग परीक्षण कर लेते हैं भारत का परमाणु परीक्षण। भारत जब परमाणु परीक्षण कर लेगा तब जाकर हम पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण करवाएंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे जल्दी से, क्या? 596 कॉल्ड चाइना। क्लियर है? चलो अब हेडिंग डाल लो, भारत में परमाणु परीक्षण। आप जल्दी से हेडिंग डाल लो, भारत में परमाणु परीक्षण। जल्दी से हेडिंग डाल लो, भारत में परमाणु परीक्षण। भारत में परमाणु परीक्षण। भारत में परमाणु परीक्षण, एटॉमिक टेस्ट इन इंडिया, ठीक है ना। तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को, ठीक है। 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है। और इसका कोड क्या था? कोड था स्माइलिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा मत कीजिएगा, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। स्थान क्या है? राजस्थान पोखरण। स्थान क्या है? राजस्थान का पोखरण। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। नेता कौन थे इस प्रोजेक्ट के? इस प्रोजेक्ट के नेता कौन थे? होमी सेंटना, राजा रमन्ना। होमी सेंटना और राजा रमन्ना, ठीक है ना। तो ये हो गया भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ठीक है। और जैसे भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, है ना, NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप नाम का एक संगठन आ गया। NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का एक संगठन आ गया और उसने कहा रुको भारत मैं तुमको बताता हूं, है ना। इसका बता लो, ठीक है। NSG के बारे में अभी हम आपको बताते हैं क्या है भाई, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे परमाणु समझौते। अभी हम लोग देखेंगे परमाणु समझौते। आप परेशान मत होइए, आप परमाणु समझौते भी देखेंगे, है ना। एक एक चीज हमने आपको पढ़ाई बेटा, एक एक चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो पढ़ते चलिए, बस मेरे साथ पढ़ते चलिए, ठीक है। आप अगर पढ़ने के शौकीन है तो हम पढ़ाने के भी शौकीन हैं क्या? चलो देखते हैं। अगला परमाणु परीक्षण क्या होगा? 11 तारीख से शुरू होगा, 11 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। 11, 12, 13, 11 से 13 तक चलेगा। 11 से 13 मई 1998 के बीच, क्लियर है। तो 11 से 13 मई 1998 के बीच चलेगा। और इसका कोड क्या होगा? इसका कोड होगा शक्ति 98। इसका कोड होगा शक्ति 98। 98 में हुआ था तो शक्ति 98। अब प्रधानमंत्री कौन होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री कौन होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। आप जिसने पोखरण पिक्चर देखी होगी वो बहुत खुश हो रहा होगा, है ना। तो राजस्थान क्या है? स्थान भी है राजस्थान का वापस पोखरण, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब बताइए भारत ने कुल कितने परमाणु परीक्षण किए थे? तो भारत ने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए थे। भारत ने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए थे 11 से 13 मई 1998 के बीच, क्लियर है। 11 से 13 मई 1998 के बीच टोटल 5 परमाणु परीक्षण किए थे। और इन्हीं में से गुप्त रूप से भारत ने एक हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था। नहीं, दुनिया नहीं जानती कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है, ठीक है ना। लेकिन लोग जानते भी हैं कि ये झूठ बोल रहा है। हाइड्रोजन बम अब पाकिस्तान के पास भी है, समझा गया, हमारे पास भी है, लेकिन अभी लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता हम लोग को कि हमारे पास हाइड्रोजन बम है। लेकिन जिस दिन मौका मिला तो बता देंगे कितना प्यार करते हैं, है कि नहीं, अपने देश से। रफ करें इसको। तो ये हो गया हम लोगों का भारत का परमाणु परीक्षण, ठीक है। भारत का परमाणु परीक्षण हो गया। अब हेडिंग डाल लो परमाणु समझौते, ठीक है। परमाणु संधियां या समझौते, परमाणु
संधि या समझौते। कौन व्यक्ति परमाणु बम बना रहा है, कौन व्यक्ति न्यूक्लियर वेपन चला रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, किसके पास कितना हथियार है, किसके पास कितना यूरेनियम है, किसके पास कितना प्लूटोनियम है, कौन किसका प्रयोग सही जगह कर रहा है, कौन किसका प्रयोग गलत जगह कर रहा है, इन सब की जानकारी रखने के लिए IAEA की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वियना में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना, मतलब कि ऑस्ट्रिया में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना। वियना कहां पड़ता है? ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु समझौता, सबसे पहले आपको याद करना है पीटीबीटी। सबसे पहले आपको याद करना है पीटीबीटी, ये लागू हुई थी 1963 में। पीटीबीटी, ठीक है ना। 1962 में चाइना ने हमारे पर हमला कर दिया और 1963 में दिमाग लगा के पीटीबीटी लागू करवा दी। पीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। पार्शियल टेस्ट, पार्शियल न्यूक्लियर कर लेते हैं इसको, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी। फुल फॉर्म इसको याद रखना है आपको, हिंदी में नहीं याद करना है इसको, फुल फॉर्म इसका याद करना, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963। इनमें बताया गया कि आप परमाणु का परीक्षण, कि इस संधि में बताया गया आप परमाणु का परीक्षण ना तो जल में कर सकते हैं, ना तो थल में कर सकते हैं, यानी जमीन में, ना तो जल में कर सकते हैं, ना तो जमीन में कर सकते हैं, और ना ही हवा में कर सकते हैं। ठीक है ना, ना तो जल में कर सकते हैं, ना जमीन में कर सकते हैं, ना हम लोग हवा में कर सकते हैं। इस समझौते में ये बताया गया, तो कहां कर दें? इनके मुंह में कर दें, है ना। तब हम लोगों ने कहां किया था? हम लोगों ने किया था अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड किया था, है ना, जमीन के अंदर। तो जमीन और जमीन के अंदर में अंतर है कि नहीं है? ठीक है ना, जमीन मतलब सतह, है ना, सतह मतलब ये है ना, और जमीन के अंदर मतलब इसके नीचे। ठीक है ना, हम लोगों ने कहा किया था? अंडरग्राउंड कर दिया था। ठीक है ना, तो पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी को फिर समाप्त कर दिया गया। तो आपको याद रखना है, जल, जमीन और हवा में परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन सी ट्रीटी है? पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। नेक्स्ट आते हैं, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी के बाद आई एनपीटी। क्या आई? एनपीटी। एनपीटी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है ना, ये आ गई 1968 की बात बता रहे हैं आपको, 1968 की बात बता रहे हैं। इसमें बताया गया, एनपीटी में बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ 5 देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, ए बी सी एफ और आर। ए बी सी एफ और आर आप जानते हैं कौन है? ये हैं यूएनओ के परमानेंट मेंबर, ये हैं यूएनओ के स्थायी सदस्य, ये हैं यूएनओ के स्थायी सदस्य। ठीक है ना, तो ए बी सी एफ और आर। ठीक है, तो इसमें बताया गया एनपीटी में सिर्फ 5 देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और कोई नहीं, है ना। ए से क्या है? अमेरिका, बी से क्या है? ब्रिटेन, सी से क्या है? चाइना, एफ से क्या है? फ्रांस, है ना, और आर से क्या है? रूस। तो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ए बी सी एफ आर, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। ठीक है ना, सिर्फ ये 5 देश ही परमाणु परीक्षण कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। और जैसे इसने ये बोला, है ना, इस संधि पर हस्ताक्षर करवा रहा था कि आइए हस्ताक्षर कर दीजिए, है ना, तो सबसे पहले इजराइल ने मना कर दिया। पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या?
है ना, तुम करो, है ना, सब रामलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल ने मना कर दिया, इजराइल ने मना कर दिया तो धीमे से कोरिया ने भी मना कर दिया। जब धीरे से कोरिया ने मना कर दिया तो भारत ने भी मना कर दिया। तो भारत ने मना कर दिया तो पाकिस्तान कैसे हाँ कह देता, कहता उनको मना करो ना पहले, तो पाकिस्तान ने भी मना कर दिया, है ना। और इस प्रकार से एनपीटी जो है ना, वो कई देशों ने हस्ताक्षर इस पर नहीं किए। अब एनपीटी में हस्ताक्षर नहीं किए, अब इनको 5 देशों को आ गया गुस्सा। एक तो ये यूएनओ के सदस्य थे, एक तो यूएनओ के सदस्य, ऊपर से तिरंगबाजी। अब ये लोग कह रहे सदस्य हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ठीक है कोई बात नहीं। 1974 को एक ग्रुप बना, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। ठीक है ना। तो 1974 में एक ग्रुप बना कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर का मतलब क्या है कि जिन देशों के पास यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे न्यूक्लियर पदार्थ हैं, जिन देशों के पास ये सब न्यूक्लियर जैसे ये एलिमेंट हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम, ये सिर्फ उन्हीं देशों को दिए जाएंगे, ये सिर्फ उन्हीं देशों को दिए जाएंगे जो इन यूरेनियम प्लूटोनियम का प्रयोग परमाणु बिजली बनाने में करेगा, ना कि वेपन बनाने में, हथियार बनाने में, बम बनाने में करेगा, है ना। और ये उन्हीं को दिया जाएगा जो एनपीटी पर हस्ताक्षर करेगा, जो एनपीटी पर हस्ताक्षर करेगा उन्हीं को ही दिया जाएगा। इस समय न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में टोटल 45 देश हैं। पहले कितने थे, 44 थे। 2008 से पहले इसमें 44 थे, लेकिन भारत ने कहा तुम्हारी सिक्तैसी हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, है ना। अब तुम बताओ हमको यूरेनियम प्लूटोनियम दोगे कि नहीं दोगे। तो सब सोच में पड़ गए यार भारत को क्या हो गया है। तो अंत में भारत ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया कि बिना एनपीटी पर सिग्नेचर किए, बिना एनपीटी पर सिग्नेचर किए ये भारत एनएसजी का सदस्य बन गया, ठीक है ना। बिना एनपीटी पर सिग्नेचर किए भारत एनएसजी का सदस्य बन गया। इसने एक ऐतिहासिक बदलाव किया और कोई भी इसका विरोध नहीं कर पाया। काल बनवाना है तो बनवाओ और नहीं बनवाना तो हवा खाओ, ठीक है। तो पहले 44 थे, अब कितने देश हो गए, इसमें 45 हो गए, ठीक है। तो अब पता चल गया ना कि भारत को सदस्यता क्यों नहीं मिल रही थी। भारत ने कहा ऐसा नहीं है, हम क्यों हस्ताक्षर करेंगे कि तुम परमाणु परीक्षण करो हम कुछ ना करें, हम भी सब करेंगे, ठीक है ना। कम थोड़ा ना खाते किसी से। चलो तो अब ये एनपीटी चल रही है ना, एनपीटी चल रही है। अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान में एक और ट्रीटी लागू है, वर्तमान में एक ट्रीटी और लागू है, इसे हम कहते हैं सीटीबीटी। सीटीबीटी फुल फॉर्म इसका है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है ना। चलो तो सीटीबीटी में क्या बताया जाता है, सीटीबीटी में बताया जाता है कि आप परमाणु परीक्षण कर लीजिए कोई बात नहीं। एनपीटी में क्या कहते हैं कि सिर्फ 5 देश परमाणु परीक्षण कर सकते हैं खुले रूप से भी। फिर सीटीबीटी में आ गया कि हम खुले रूप से कर लेंगे लेकिन और कोई देश खुले रूप से नहीं करेगा। अगर आपको परमाणु परीक्षण करना है तो सभी लोग अपनी अपनी प्रयोगशाला में ही परमाणु परीक्षण करेंगे। अब तो इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई बेटा, इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम लोग उस कैप्सूल को, जो परमाणु बम है, उस कैप्सूल को ऐसे धरते हैं जिससे बनाया जाता है। कैप्सूल धर के कंप्यूटर में ही ब्लास्ट करा के देख लेते हैं इसकी क्षमता कितनी है, रेडिएशन कितना है, किससे कितना क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब सारे परमाणु परीक्षण कहाँ पर होते हैं, प्रयोगशाला में ही हो जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन बम जैसे परीक्षण, अब परमाणु बम से हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक है, हाइड्रोजन बम 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। परमाणु बम से हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक है, 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। तो हाइड्रोजन बम का परीक्षण आप प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हो। तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण खुले रूप से कर दिया और किसी की औकात नहीं हुई इसको उससे आगे कुछ कही दे, ठीक है ना। चलिए इतना खौफ, ठीक है। तो हमने आपको 3 बताई, एक बताई हमने आपको पीटीबीटी, एक हमने आपको बताया एनपीटी और एक हमने आपको बताया सीटीबीटी और हमने आपको एनएसजी भी बता दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। हाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है।
ये न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो इतनी बात समझ आया। भारत में परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? भारत में परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जल्दी बताओ, भारत में परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? भारत में परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? याद करो, बताया था हमने सब आपको, होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं ना। हाँ, आगे बच्चों का आंसर, ठीक है। तो होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो आंसर लगाना है होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। भारत में परमाणु का कार्यक्रम, भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम जो था, भारत में परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन था, जो शुरुआत हुई थी, वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च, है ना। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च के साथ हुई थी। इसका हेडक्वार्टर था मुंबई, इसका क्या था? मुंबई था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता होमी जहांगीर भाभा ने की थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? होमी जहांगीर भाभा ने की थी। आगे चलकर 3 अगस्त 1954 के आसपास, 3 अगस्त 1954 के आसपास, है ना, हम लोगों ने परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की, है ना। और इस परमाणु ऊर्जा विभाग का नाम बदलकर आगे चलकर 1967 में बार्क कर दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या कर दिया गया? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्लियर है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्लियर है। तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा विभाग क्या बन गया है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? ट्राम्बे। क्या है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र, ट्राम्बे, महाराष्ट्र। क्लियर है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम की शुरुआत 1945 में हुई थी। ये भी लिखा गया, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के साथ हुई थी। इसकी अध्यक्षता होमी जहांगीर भाभा ने की थी। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी, जिसको आगे चलकर 1967 में नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया है। तो हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, है ना। हाँ, पीएम को एटॉमिक बटन क्यों कहते हैं? हाँ, श्रेया अग्रवाल, एक क्वेश्चन आपका रह गया, कल हमने आपको बताया था ना, एटॉमिक बटन, प्रधानमंत्री को एटॉमिक बटन क्यों कहते हैं? इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, हर कह दिया जाए एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आपको लगाना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्यों? हाँ, अगर आप कम से कम आज से 8-10 साल पहले जाएं, 8-10 साल पहले के अगर आप दूरदर्शन देखने के शौकीन रहे हो कभी, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री चलता है तो अपने साथ एक सूटकेस लेके चलता है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री चलता है उसके पीछे एक व्यक्ति सूटकेस लेके चलता है। कभी देखिएगा आप, ठीक है ना। हाँ, जरूर देखिएगा कि जो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री चलते हैं तो उनके पीछे एक आदमी सूटकेस लेके चलता है। पहले अब सूटकेस का साइज छोटा हो गया है, पहले सूटकेस का साइज बहुत बड़ा था। समझ आ गया? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि उस सूटकेस में है क्या? उस सूटकेस में है क्या? उस सूटकेस में, उस ब्रीफ केस में सब कुछ है। जितना भी आपके पास, जितना भी आपके भारत के पास, है ना, जितने भी पास कोड है, जितने भी क्या है, पास कोड है। पास कोड का मतलब समझ रहे हो, है ना। इस मिसाइल के पासवर्ड ये, इसका पासवर्ड ये, इसका पासवर्ड ये, इसरो का, इस सैटेलाइट का पासवर्ड ये, इसका पासवर्ड ये। समझ में आ गया? जितने भी पासवर्ड हैं वो सारे पासवर्ड, है ना, जितने भी पासवर्ड हैं वो सारे पासवर्ड उसी ब्रीफ केस में ही होते हैं। और वो ब्रीफ केस के, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन कार्य करता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ना। तो बहुत सारे मंत्रालय, जो मंत्रालय किसी के पास नहीं, वो मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री के पास कुछ मंत्रालय अपने पास होते हैं, वो किसी और को नहीं दे सकता। उनमें से ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित विभाग भी तो है। तो सारे पासपोर्ट किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वर्तमान में है कि नहीं है? क्लियर है? तो ऐसे अब जो दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा या वही बनेंगे या कुछ भी हो सकता है ना, तो उन्हीं के पास ये सूटकेस रहेगा। अब सारे पासवर्ड डॉक्यूमेंट सब इन्हीं के पास हैं। इसलिए एटॉमिक बटन ऑफ इंडिया, सैटेलाइट बटन ऑफ इंडिया, इन दोनों का आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री। क्लियर है? अब एक और बात समझिए कि हम एक दिन प्रधानमंत्री चले गए रशिया,
मान के चलो प्रधानमंत्री चले गए रशिया या फिर कहीं और चले गए, अचानक से हो गया वॉर, अचानक से किसी ने कर दिया हमला, अब हमारे पास पासवर्ड है नहीं, अब पासवर्ड है नहीं तो क्या करा जाएगा, है ना, उस ब्रीफ केस में, है ना, एक बटन होगी रेड कलर की, उस रेड बटन को दबाओ, अलर्ट हो गया, सारे कोड अपने आप पहुंच गए। मजा आई? सोच रहे हो ना, उस ब्रीफ केस में एक लाल बटन भी है कि दौड़ के नहीं जाना पड़ेगा, इसका कोड ये, इसका कोड ये, इसका कोड ये, दबाओ, सच से पहुंच जाएंगे अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इसका पासवर्ड, इसका पासवर्ड, इसका पासवर्ड, इसका पासवर्ड। आ जाओ मैदान में। अब समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। आई होप मजा आया होगा आप लोग को। मजा आ रहा है क्लास में? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ठीक है, कि ऐसा हो जाए। जल्दी बताओ। शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। जल्दी बताओ, उसे कौन खोल सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री, ऑर्गेनाइजेशन की सलाह पर, ऑर्गेनाइजेशन की सलाह पर, समझ आ गया? बार्क की सलाह पर, बार्क, प्रधानमंत्री, ये सब मिलकर खोलेंगे। एक और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री लेकर टहल रहे हैं, उन्होंने जब मन में आया खोल दिया और कहा ये लो भाई, ये इसका पासवर्ड, ये इसका पासवर्ड, ये इसका पासवर्ड। ऐसा कुछ नहीं है ना। ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, दोनों मिलकर ही ये सब खोल सकते हैं, पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं। एक पासवर्ड इनके पास होगा, एक पासवर्ड इनके पास होगा, ये बोलेंगे, वो मैच करेंगे, मैच हुआ तो ठीक, नहीं मैच हुआ तो जय बल्ले बल्ले। चलो भैया, अब क्लास ओवर की जाए, काफी टाइम हो गया। नहीं, हम कमेंट सबके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कमेंट हम सारे के पढ़ रहे हैं, बस हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन कमेंट पढ़ सारे रहे हैं। दीपक प्रजापति कह रहे ब्रीफ के चोरी हो गया तो, इनकी यहीं तक सोच है दीपक तुम्हारे हैं, ब्रीफ के चोरी कर लो, ब्रीफ के चोरी हो जाएगा, है ना, गोलियां पड़ जाएंगी, देश तबाह हो जाएगा, यही सब सोचो। चलो हाँ, इतना काफी है, चलते हैं भाई, बाकी बाद में मिलेंगे।